इसकी शुरुआत होती है SF1 से, जो किसी कर्मचारी के निलंबन का आदेश है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सजा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, बस एक आप कह सकते हैं एक प्रशासनिक कदम है। ताकि जांच सही से हो सके। हाँ, ताकि जांच पर कोई असर ना पड़े। हाँ। और ये प्रक्रिया मतलब यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। SF2 का इस्तेमाल होता है निलंबन की शर्तों को बदलने के लिए। हाँ। फिर SF3 एक सर्टिफिकेट है जो निलंबित कर्मचारी को देना होता है। ये किस लिए? ये प्रमाणित करने के लिए कि वो कहीं और नौकरी नहीं कर रहा है, तभी उसे निलंबन भत्ता मिल सकता है। ओह, अच्छा। और अंत में SF4 जो निलंबन को रद्द करने का ऑर्डर है। वाह, मतलब ये अपने आप में एक पूरा चक्र है। अब आते हैं दंड पर। स्रोत में दीर्घ दंड और लघु दंड का जिक्र है। इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, मुख्य अंतर प्रक्रिया और आरोपों की गंभीरता में है। SF5 यह है दीर्घ दंड के लिए आरोपों पत्र, मतलब चार्जशीट। अच्छा, यहीं से गंभीर जांच शुरू होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ SF13 है लघु दंड का आरोपों पत्र। तो इसमें आरोप हल्के होते होंगे? हाँ, आरोप हल्के होते हैं और कभी-कभी तो बिना किसी विस्तृत जांच के सिर्फ कर्मचारी के स्पष्टीकरण के आधार पर ही दंड दिया जा सकता है। एक फॉर्म SF11C भी है, उसका क्या काम है? हाँ, वो काफी दिलचस्प है। उसका उपयोग तब होता है जब किसी पर पहले दीर्घ दंड का आरोप लगाओ। मतलब SF5 के तहत? जी, लेकिन बाद में विभाग को ये लगता है कि उसे केवल लघु दंड ही देना चाहिए। तो ये एक तरह से आरोप की गंभीरता को कम करने का आधिकारिक तरीका हुआ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम में बदलाव की गुंजाइश भी है। तो इन मामलों की जांच आखिर करता कौन है? इसके लिए भी खास फॉर्म्स हैं। SF7 के जरिए एक जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है। इंक्वायरी ऑफिसर। जी, इंक्वायरी ऑफिसर जो मामले की पूरी जांच करता है। और SF8 के जरिए एक उपस्थापन अधिकारी मतलब प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसका क्या काम है? वो विभाग की तरफ से मामला प्रस्तुत करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो विभाग का वकील होता है। और अगर मान लीजिए आरोपी कर्मचारी जांच में सहयोग ना करे, जैसे कोई दस्तावेज ना दे? उस स्थिति के लिए SF6 है। अच्छा। ये जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया एक आदेश है जिसमें दस्तावेज उपलब्ध न कराने का जिक्र होता है। ये एक औपचारिक चेतावनी है। आपने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ऊपर तक जा सकती है। हाँ, कुछ फॉर्म्स तो बहुत ही संवेदनशील और उच्च स्तरीय मामलों के लिए हैं, जैसे SF13 और SF14। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध उन मामलों से है जिनमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी? जी ये तो बहुत ही गंभीर लगता है। ये किस तरह के मामलों में होता होगा? हाँ, आमतौर पर ये राजपत्रित अधिकारियों यानी गैजेटेड ऑफिसर्स से जुड़े बहुत गंभीर मामलों में होता है, जहां शायद राष्ट्रीय हित या सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे में अनुशासनात्मक कार्रवाई के